जय हिंद साथियों। आज हम 10th क्लास का आम क्षार लवण चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके थे। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम आपको अपलोड कर दिए थे। इसमें बताए थे कि अम्ल के बारे में पूरा बता दिए थे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। और ये किसने बताया था कि अम्ल जल में घुलकर H+ आयन दिया था? किसने बताया था? आर्हेनियस दादा ने बताए थे। ठीक है, फिर बता दिए थे कि अम्ल किसको किस में कन्वर्ट करता है। यानी अम्ल है, बताए थे ट्रिक इसका बताए थे अनील। यानी अम्ल है नीले लिटमस को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये सभी पॉइंट हम आपको बता चुके थे। ठीक है, चलिए। और इसमें और भी आपको बताए थे कि लिटमस पत्र क्या होता है। लिटमस पत्र एक प्राकृतिक सूचक होता है, ठीक ना। उसमें और आपको बताए थे यदि लिटमस पत्र ना तो जब अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो वह कैसा रंग देता है? तो वह कैसा रंग देता है? बैंगनी रंग देता है। ये आपको बता चुके थे। ठीक है, चलिए। आज हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कि पदार्थ में उपस्थित अम्ल कौन कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। इसको हम पहले से नोट करके लाए हैं कि ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से जल्दी कवर हो पाए। चलिए, सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा अम्ल। देखिए यहाँ पे पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। देखिए सबसे पहला क्या है, संतरा व नींबू का रस। यानी संतरा और नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड देखिए, सेब है तो सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक ना, सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक। एकदम जितना भी है इसका सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर देखिए इमली है तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा कि इमली है ना और अंगूर इमली और अंगूर में दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए सिरका। जैसे सिरका है तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आ जाइए दही। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। देखिए दही में कौन सा? लैक्टिक अम्ल हो गया। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। आ गया ये। आ जाइए टमाटर। तो टमाटर देख रहे हैं कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आमाशय रस जो हम लोग का जो आंत है इसमें कौन सा पाया जाता है? HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके पीएच मान 1 होता है। यदि 1 से कम या ज्यादा हो जाता है तो आपके पेट में गैस वगैरह बना देता है। इसके लिए हम लोग क्षार लेते हैं। ठीक ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनो बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए चाय। आ जाइए चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय में याद रखिएगा टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल। ठीक है, आ जाइए विटामिन सी आ गया। तो विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी है तो जो लाल चींटी है उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। एकदम इसको याद रखना, लाल चींटी में कौन सा अम्ल? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बताइएगा कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। ठीक है, तो जो बताए हैं उसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं सूचक। सूचक ये 3 दम याद कर लेना है। ठीक ना, ठीक है, लिखा कर ले। देखिए यहाँ तक लगना नीचे तक सुनेगा। आ जाइए, सूचक में 3 आपको याद जरूर। आ जाइए, देखिए यहाँ पे सूचक में आपको 3 सूचक याद करना पड़ेगा। ठीक है, कितने सूचक? 3 सूचक एकदम आपको एकदम याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। सुनिएगा, सूचक में 3 सूचक आपको याद करना पड़ेगा। कौन कौन बाबू याद रहेगा? देखिए सूचक अम्लीय और क्षारीय। देखिए लिटमस जब अम्लीय होता है तो कैसा रंग देगा? कैसा रंग बताता है? लाल। और जब क्षारीय होता है तो नीला। ठीक है, और मेथिल ऑरेंज हो गया ना, तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय रहेगा तो लाल और क्षारीय रहेगा तो पीला। ठीक ना, और फिनोफ्थेलिन है
अम्लीय रहेगा तो रंगहीन और क्षारीय रहेगा तो गुलाबी होता है। आपको बताए थे, अभी जस्ट बताए थे कि लिटमस ना तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो, तो वह कौन सा रंग देता है? तो वह देता है बैगनी रंग देता है। कौन सा रंग देता है? बैगनी रंग देता है। चलिए अब तो आपको हम बता रहे हैं, एक पॉइंट याद रखिएगा। ये पॉइंट क्या है कि धातुओं की सक्रियता, सबसे ज्यादा कौन ऐसा धातु है जो सक्रिय है और सबसे कम कौन ऐसा धातु है जो सक्रिय है। तो इसका हम देखिए वो ट्रिक बनाया है, ऊपर से कभी पूछ देता है कभी नीचे से पूछ देता है। देखो, का नाम मांगे अल जन, है ना, सुना प्रभु, यहाँ से याद करना पड़ेगा। फिर हाइड्रोजन, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कॉपर, चांदी, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। तो इसमें आपको याद करने पड़ेगा कि सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन होता है? के होता है। के का मतलब क्या होता है? पोटेशियम। याद रखिए, सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन है? एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। वीवीआई को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन होता है? तो सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन होता है? पोटेशियम होता है। और सबसे कम सक्रिय धातु कौन होता है? तो याद रखिएगा, सबसे कम सक्रिय धातु होता है Au, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोना। क्या बोलते हैं? सोना, यानी गोल्ड। याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन होता है? तो याद रखिएगा पोटेशियम। क्या आता है? पोटेशियम। एकदम दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन होता है? पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय धातु कौन होता है? सोना। यहाँ तक तो समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। याद रहेगा ना कि सबसे ज्यादा सक्रिय धातु कौन? पोटेशियम। और सबसे कम सक्रिय धातु कौन? सोना। ठीक है। यदि कहेगा कि दूसरा सक्रिय धातु कौन होता है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना। तो इस सबको आपको याद करने पड़ेगा। ठीक ना। का ना मांगे अलजन सुना प्रभु। ठीक ना। इधर से आपको ये कॉपर है, चांदी है, कॉपर है, पारा है, चांदी है और क्या है? सोना है। आपको याद करने पड़ेगा। ठीक ना। गोल्ड है। चलिए यहाँ तक एक पॉइंट समझ में आ गया, इसको नोट करते चलिएगा, रोक रोको। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। चलिए देखिए, अब आपको हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं, एकदम याद करना ही कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है कि यदि यदि कोई धातु है, ठीक ना, क्या है? कोई धातु है, जब यह अम्ल से अभिक्रिया करेगा, कोई धातु है जब वह अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा? तो वह देता है, क्या देगा? लवण देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई कर दीजिएगा कि यदि कोई भी धातु है जब वह अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस देता है? तो याद रखना है कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस उसमें उत्पन्न होता है। मान लिया जाए कोई धातु है, देखिए यहाँ पे मान लिया जाए धातु है, जेडेन धातु है। ठीक है। जेडेन का मतलब क्या होता है? जिंक यानी जस्ता होता है। ठीक है। जेडेन धातु है यानी जेडेन जस्ता, इसको ये धातु है और ये अभिक्रिया कर लिया किससे? H2SO4 से अभिक्रिया कर लिया। ये H2SO4 क्या होता है? आपको पता है H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है। जब इससे अभिक्रिया कर लिया तो बना क्या? ZnSO4, है ना। और उसके बाद यहाँ कौन सी गैस उत्पन्न हुआ? यही आपको गैस उत्पन्न हुआ। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। बस यही आपको बताना था कि यदि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करे, ठीक ना, यदि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तो देगा ही और साथ ही कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। यदि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया किया तो लवण और कौन सी गैस देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल आ रहा है। मान लीजिए कि एक लोहा धातु है, ठीक है। अब लोहा को HCl से अभिक्रिया कराते हैं। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे आंत में या आमाशय रस में पाया जाता है। ठीक है। लोहा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराती हैं तो यहाँ पे FeCl2 बन गया और यहाँ पे कौन सी गैस उत्पन्न हुआ? देखिए यहाँ पे कौन सी गैस उत्पन्न हुआ? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुआ। यानी साफ याद रखिएगा कि कोई भी धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कोई मान लीजिए कि अब धातु के कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है, या तो कार्बोनेट रहे या बाई कार्बोनेट रहे, जब उसको हम आम्ल से अभिक्रिया करा देंगे तो क्या देगा, लवण देगा, जल देगा। और CO2 का मतलब क्या होता है, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या देगा, एक लवण देगा, जल देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम याद रखिएगा कि ये देखिए, मान लीजिए जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। अब जब इसको अभिक्रिया करा दिया किससे, देखिए अम्ल है ना जी, तो अम्ल आपका H2SO4 हो गया, H2SO4 जिसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। धातु का कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण देगा, जल देगा और क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है। तो अभिक्रिया किया तो देखिए ये आपका लवण हो गया, ZnSO4 क्या हुआ, लवण हुआ। फिर देखिए इसके साथ हमको क्या दे रहा है, जल दे रहा है, H2O मतलब क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है। और फिर क्या देगा, CO2 यानी क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। यानी याद हुआ, जब कोई धातु के कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट, ठीक है, अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या देगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, चलिए ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, याद समझिएगा। सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, जब अम्ल, ठीक है, और क्षार अभिक्रिया करके लवण और क्या देता है, जल देता है। जब, याद रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, जब अम्ल और क्षार यानी भस्म, ठीक है, अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल देता है, या कौन से अभिक्रिया कहलाएगा, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। याद रखिएगा कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल देता है तो कौन सा अभिक्रिया, उदासीनीकरण। जैसे अब देखिए अम्ल देखिए अम्ल का, अम्ल आपका ये हो गया HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब भस्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म यानी क्षार है। ये जब दोनों अभिक्रिया किया तो NaCl बन गया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक। और यहाँ पर क्या दे रहा है, जल दे रहा है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि यदि अम्ल है और भस्म को जब अभिक्रिया किए तो क्या देता है, लवण और जल देता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा, तो यह कहलाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए धातु, यहाँ पे अम्ल, धातु के अम्ल है ना, कोई भी धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड है, जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे लवण और जल देता है। जैसे धातु का ऑक्साइड, जैसे CuO, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड जब ये अम्ल से अभिक्रिया किया, अम्ल क्या हुआ, H2SO4 है। जब H2SO4 जब अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, ZnSO4, और क्या हमें दिया, जल दिया, H2O दिया, है ना, जल दिया। अब सुनिएगा, अब आपसे यहाँ ये क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे कि जो धातु के ऑक्साइड होता है, जो क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एकदम रख लीजिएगा कि धातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होता है, और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, क्षारीय को ही क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। क्षारीय को क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। यानी धातु की ऑक्साइड क्या होगा, बता, धातु के ऑक्साइड क्या होगा, धातु के ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। और अधातु के ऑक्साइड क्या होगा, तो अधातु के ऑक्साइड रखिएगा, अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है। अब सुनिएगा, एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। सुनिएगा, प्रबल अम्ल वो होता है जो जल में घुलकर, है ना, पूर्णता, जब पूर्णता की बात कर रहा है, पूर्णता घुलकर H+ आयन देता है, तो वही आपको क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। अब बस प्रबल अम्ल 3-4 को याद रखना है, बस आपका काम हो जाएगा। प्रबल अम्ल में देखिए आपको याद करना क्या क्या, HCl याद कर लीजिएगा। HCl का हिंदी पूरा फुल फॉर्म क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बोलिए फिर से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया।
HNO3 याद कर लीजिएगा, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का मतलब क्या होता है नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 का मतलब क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 का मतलब क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, एकदम इसको याद रखिएगा। यानी आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रबल अम्ल क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा प्रबल अम्ल क्या होता है, तो क्या बताइएगा कि प्रबल अम्ल जो जल में घुलकर पूर्णतः H+ आयन प्रदान करता है उसी को बोलते हैं प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल बताइए, तो प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ देखिए लिखे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको क्या बोलते हैं HCl, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, है ना। फिर देखिए HNO3 को क्या बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। फिर H2SO4 को क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट याद रखिएगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है ना कि जल में घुलकर पूर्णतः नहीं आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं बोलेंगे इसको, आंशिक रूप से घुलता है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है दुर्बल अम्ल होता है। तो दुर्बल अम्ल में याद रखिएगा H2CO3 को क्या बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल बोला जाता है, ठीक है। और एस्टिक अम्ल CH3COOH ये क्या है आपका एस्टिक अम्ल है। और देखिए बोरिक अम्ल H3BO3 आपका बोरिक अम्ल हो गया। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपका दो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब दो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा सुनिएगा, सबसे पहला सुनिएगा, सबसे पहला में आपसे पूछ सकता है कि बताइए, ऐसा अपन देगा कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ठीक है। तो दुर्बल अम्ल आपको पहले तो याद करना पड़ेगा कि कार्बोनिक अम्ल होता है जो क्या है दुर्बल अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल का सूत्र H2CO3। फिर आपको याद रखिएगा एस्टिक अम्ल होता है उसका सूत्र क्या होता है CH3COOH, और एक होता है बोरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है H3BO3 होता है, ये बोरिक अम्ल का सूत्र हो गया। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा दुर्बल अम्ल है, पहला क्वेश्चन। और या तो डायरेक्ट कभी कभी पूछ देता है कैसे बताइए एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, बहुत बार दिया है एस्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो CH3COOH होता है एस्टिक अम्ल का क्या होता है सूत्र होता है, ठीक है। आज इतना बताया, इसके पहले वाले भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, वो हमारे यूट्यूब पे जाकर यूट्यूब चैनल पे जाकर देखिए, ठीक है। अब इसके बाद अगले वाले वीडियो अगले वाले पार्ट में हम पूरा फुल इसको कर देंगे, ठीक है। तो एक बार ठीक है छोड़िए, आप सुनिएगा हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।